हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, और टॉपिक का नाम है अधिशोषण का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एडजर्प्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अधिशोषण है उसका बहुत ही वाइड रेंज में अनुप्रयोग है, बहुत विस्तृत अनुप्रयोग है। इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है, इसका प्रयोगशाला में रिसर्च के लिए उपयोग है, इसके अनेक इंडस्ट्रियल जो है ना औद्योगिक अनुप्रयोग है। आपको पता है कपड़े पर जो रंग है ना, ये अधिशोषण के कारण ही है। तो इस तरह से अनेक अनुप्रयोग है, सबकी चर्चा करूंगा आपके साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है ना, इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हो कि निर्वात उत्पन्न करने में अधिशोषण का क्या उपयोग। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, आपने क्या किया कि कोई पात्र लिया, ये है एक निर्वात पंप। यहां से हवा निकल रहा है, वैक्यूम पंप हो गया। वैक्यूम पंप स्टूडेंट्स, इसमें जो हवा था वो निकाल दिया गया वैक्यूम पंप से। उसके बावजूद आपको याद रखना होगा कि इसमें हवा के कण मौजूद हैं। निर्वात पंप से हवा निकालने के बावजूद भी ये पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं हो पाया, मतलब इसमें हवा के कण मौजूद हैं। मैं इसको भी चाहता हूं, चूंकि हाई वैक्यूम उत्पन्न करना है, इस हवा के कण को भी निकालना है, तो इसमें हम लोग डालेंगे अब अधिशोषक। ये है अधिशोषक, एडजर्वेंट हो गया, मतलब अपने सतह को अधिशोषित करेगा। तो करेगा क्या कि हवा की जो कण मैं दिखा रहा हूं, इसको ये खींच लेगा और खींच करके अपने यहां पर ये चिपका देगा। तो जब हवा के कण खींच के चिपका लिया, तो आप कह सकते हैं कि हवा के कण जो है, हवा के कण अधिशोषित हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्या है, तो ये है हवा का कण। तो अब देखिए, पहले से तो ये वैक्यूम उत्पन्न था ही, इसमें जो बचा हुआ हवा का कण था उसको भी ये एडजर्वेंट क्या किया, ये अधिशोषक क्या किया, अपने सतह पर चिपका लिया, और इस तरह से क्या उत्पन्न कर दिया, हाई वैक्यूम उत्पन्न कर दिया। मतलब वैक्यूम भी और बेहतरीन और हाई क्वालिटी का वैक्यूम हो गया। तो हुआ क्या, तो यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि क्या हुआ। निर्वात पंप की सहायता से उत्पन्न करने के बाद पात्र में अधिशोषक, उपयुक्त अधिशोषक के रूप में एक्टिवेटेड चारकोल हो सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल पात्र में उपयुक्त अधिशोषक लिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब आपने निर्वात उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के बाद उसमें क्या डाल दिया स्टूडेंट्स, अधिशोषक डाल दिया। वो बचा जो भी था ना, वो सफा चट कर दिया। कौन? अधिशोषक डाल दिया जाता है।
अधिशोषक शेष हवा के कण को अधिशोषित कर क्या करता है, उच्च निर्वात उत्पन्न करता है। निर्वात तो था ही, उच्च उत्पन्न करता है। स्टूडेंट्स, मुझे पक्का यकीन है, मुझे पूर्ण यकीन है आप समझ गए होंगे कि अधिशोषक वास्तव में क्या किया। हवा को आपने निर्वात कुंड से निकाल दिया, लेकिन आपने ध्यान रखा कि संपूर्ण हवा बाहर नहीं निकला। अब उस पर से आपने क्या डाल दिया, अधिशोषक डाल दिया। ये अधिशोषक जो भी बचा खुचा हवा का कण था उसको अपने सतह पे जाके चिपका लिया, और चिपक गया तो हवा इसमें अब क्या कर रहा है, तो गति नहीं करेगा तो दबाव नहीं डालेगा तो कोई प्रेशर नहीं है। तो इस तरह से उच्च निर्वात उत्पन्न करने में आपके अधिशोषण का अनुप्रयोग है। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट करें। आइए स्टूडेंट्स, अब दूसरा देखते हैं अनुप्रयोग क्या है। तो दूसरा बहुत ही बेहतरीन अनुप्रयोग है इन गैस मास्क। आजकल मास्क के अनुप्रयोग संभवतः सब लोग जानते हैं, कुछ भी इसमें मुझे बताना नहीं है कि मास्क का उपयोग किस वजह से आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझना है कि इसमें एडजर्प्शन का क्या रोल है, कोई अधिशोषक जो है उसका क्या उपयोग है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोयले के खदान में काम करता है, तो कोयले के खदान में बहुत सारी जहरीली गैसें भी होती हैं। उसके अलावा उसके धूल कण काफी ही हानिकारक हो सकते हैं। अनेक गैसें हो सकती हैं, जैसे CO2 वगैरह, जो कि जानलेवा हो सकती हैं। जब हम लोग रोड पे घूम रहे हैं तो धूल कण हो सकता है। आजकल तो ये जो कोरोना वायरस है उससे भी बचाव करना है। तो आप ये देखिए, आप ऐसे मानिए कि ये मान लीजिए कि ये धूल कण है, जहरीली गैसें हो सकती हैं, विषैली गैसें, पॉइजनस गैसें हो सकती हैं, अन्य प्रकार के एडजर्वेंट हो सकते हैं, एडजर्वेंट हो सकता है, अनेक चीज हो सकता है। अब ये आप किसी वायुमंडल में धूल कण है, विषैली गैसें हैं, अन्य प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 गैस है, ये सब वायुमंडल में है। आप यहाँ पर घूम रहे हैं और इन सब कणों को खींच रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया कि आपने मास्क का उपयोग किया। ये है स्टूडेंट, समझ लीजिएगा, ये मास्क हमने बनाया, ये मास्क है, और आप ये है नाक, ये नाक है आपका, पता नहीं ये कौन सा नाक है, थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन नाक ही है। एक कोई व्यक्ति है, तो अब क्या कर रहा है, देखिए ये इस पे जो होते हैं ना, ये है मास्क। तो मास्क में होता क्या है कि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं या सुटेबल एडजर्वेंट होते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल या सुटेबल एडजर्वेंट। एडजर्वेंट माने जो अधिशोषित कर ले कणों को, इस मास्क में लगा हुआ है। अब ये देखिए, तो मास्क में आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे ये कण यहां पर जाती हैं, बस ये यहां पर क्या हो जाती हैं, तो ये चिपक जाती हैं, यहीं पर ये रुक जाती है, बाहर ही रुक गया। CO2 गैस गया, रुक गया, धूल कण गया, विषैली गैस गई, ये यहीं पर रुक गया, और फ्रेश एयर जो है, फ्रेश हवा जो है अंदर में गया, शुद्ध हवा जो है, शुद्ध हवा अंदर गया यहां से होते हुए।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो गैस मास्क होता है वो क्या करता है, जितनी भी हानिकारक या विषैली जो एडजर्बेट होते हैं, अधिशोष्य होते हैं, उनको चिपका लेता है ये सतह पर ही, और अंदर जो है शुद्ध हवा जाने देता है। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल या सुटेबल एडजर्बेंट्स होते हैं जो कि हानिकारक एडजर्बेंट को अधिशोषित करता है। अधिशोषित करता है और शुद्ध हवा अंदर जाने देता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि आजकल जो मार्केट में उपलब्ध है समान तौर पे जो मास्क है वो कपड़े से बना हुआ है, और वो कपड़ा जो है थोड़ा सा घना, उसमें जो वायरस है कोरोना वायरस वो इतना बड़ा है कि वो कपड़े से भी छन जाए, वो कपड़ा ही उसको क्या करे, रोक ले। लेकिन जो लोग कोल माइंस वगैरह में काम करते हैं, ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ के हवाओं में जहरीली गैसें होती हैं, बहुत ही विषैला धूलकण होता है, वहां जो मास्क का उपयोग किया जाता है स्पेशली, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल या कोई अन्य सुटेबल एडजर्बेंट लगे होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे क्या कर रहा है मास्क। तो मास्क जो है बाहरी जो सतह है उसी पर रोक दे रहा है, कौन किस चीज को, तो हानिकारक कणों को, चाहे वो धूलकण हो, गैस हो या कोरोना वायरस ही क्यों न हो, और अंदर में शुद्ध हवा जाने दे रहा है। तो मास्क का उपयोग करें, अपने लाइफ को सेव करें, नोट करें इसको। आइए स्टूडेंट्स अब एक बहुत ही व्यवहारिक एडजस्टमेंट का उपयोग देखते हैं। आप जब जूता खरीदने गए हो, चप्पल खरीदने गए हो, तो आपने देखा है या बैग खरीद रहे हो कि चप्पल में, जूता में पहले से दुकानदार कागज लगाए रखता है। आपने देखा है, आपने बैग खरीदने गए हो, आप स्कूल के लिए बैग खरीदने गए, तो उस बैग के अंदर में कागज भरा हुआ रहता है। क्या आपने कभी गौर किया कि कागज उसमें क्यों ठूस ठूस के भरा हुआ है? जूता खरीदने के, जूता में पहले उसने कागज क्यों घुसा के रखा हुआ है? चप्पल में उसने कागज क्यों रखा हुआ है? स्टूडेंट्स का कारण ये है कि जो चप्पल है, जूता है, बैग है, वो नमी से ना, अगर उसमें नमी आ जाए, नमी को जूता चप्पल अवशोषित करे, एक तो खराब होगा और दूसरा जैसे ही डब्बा खोलोगे उसमें से बदबू आएगा और आप नहीं लोगे। तो अब दुकानदार के पास क्या तरीका बचा कि उसमें नमी ना जाए, तो नमी तो इस रूम से हटा नहीं सकते, तो ऐसा कर सकते हैं उस डब्बा से तो नमी हटा सकते हैं ना। तो उस नमी को हटाने के लिए क्या किया, उसने जूते चप्पल में कागज ठूस दिया, जो कागज अखबार के कागज होते हैं उसने उसमें डाल दिया। वो कागज क्या कर रहा है, कागज जो है ना, जो नमी है उसको खींच ले रहा है, यहाँ तक कि चप्पल जूता जो है उसमें भी अगर कहीं नमी उसको भी खींच लेगा। आपको याद है जब जल्दी जल्दी में हम लोग कहीं जाना होता है, जूता सूख नहीं रहा होता है, चप्पल सूख नहीं रहा होता है, तो क्या करते हैं, उसमें कागज घुसा देते हैं अंदर में। याद आया ना आपको? क्यों घुसा देते हैं? क्योंकि वो जूते के पानी को भी खींच लेता है। तो सोचिए अगर उस डब्बा में कहीं नमी बचा हुआ होगा तो कागज खींच लेगा, वो अधिशोषित कर दिया। कौन? तो कागज। अब आइए, तो कागज के सब जगह इसका उपयोग करेगा नहीं। आपने मोबाइल खरीदा या कोई बोतल खरीदा, आपने अटैची वगैरह खरीदा, तो आपने कभी देखा उसको खोल करके अंदर में एक छोटी सी पुड़िया होती है, जैसा लगता है उसमें चीनी या नमक डाला हुआ है। अगर आपने निश्चित रूप से देखा होगा, आप ध्यान दिए होंगे, तो बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो नमी से जिनको बचाना होता है, उसमें भी वो पुड़िया डाला हुआ होता है। मोबाइल वगैरह में तो अक्सर मिल जाते हैं, बोतल वगैरह खरीदिए तो उसमें अक्सर मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स को कभी ध्यान से देखे वो क्या है, उस पर लिखा रहता सिलिका जेल या अल्युमिनियम जेल। सवाल है कि वो दवा में, बोतल में या मोबाइल के डब्बे में वो क्या कर रहा है? तो वो जो है ना,
वो नमी को अवशोषित करने के लिए, आपको पता है कि मोबाइल का डब्बा में अगर नमी चला जाए तो मोबाइल खराब हो सकता है। अनेक ऐसी दवाइयां होती हैं जो नमी में रहने लगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाए, उसकी वजह से खराब हो जाए। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने तरीका निकाला कि ऐसा छोटा सा पदार्थ डाल दिया जाए, उसमें काफी ठूस के रखेंगे नहीं ना, तो ऐसा एक पदार्थ डाल दे जो कि नमी को अवशोषित कर लेता है, और वो चीज होता है आपका क्या चीज, सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा है और इस डब्बा में हवा है, मान लीजिए कि इसमें हवा के कण है, ये सब हवा के कण है, आपने इसमें डाल दिया, छोटा सा पुलिया के रूप में रहता, आपने देखा होगा, ये है आपका मान लीजिए एल्युमिनियम जेल या सिलिका जेल है, ये सिलिका जेल, ये सिलिका जेल हो गया। तो सिलिका जेल क्या करेगा, इस हवा के कण को खींच लेगा और इसमें नमी को माने चिपका देगा अपने सतह पर। तो इस तरह से ये नमी है, हवा के कण है, पानी के कण है ये, तो ये सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल इसको क्या करता है, तो खींच करके अपने सतह पर चिपका लेता है, मतलब अधिशोषण करता है, और इस तरह से ये नमी मुक्त हो जाता है, ये नमी मुक्त हो गया, मतलब इसमें नमी अब नहीं रहेगी। तो याद रखना है आपको, सिलिका जेल या एल्यूमिनियम का उपयोग नमी आर्द्रता नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये क्या करते हैं, तो आर्द्रता को, नमी को ये खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह से आपका जो भी वस्तु होता है, पदार्थ होता है, वो खराब होने से बच जाता है। मतलब जूते के डब्बे में अगर आपने सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल की पुड़िया डाल दिया हुआ है, एकदम दाने दाने के रूप में रहता है, आप देख सकते हो, इस तरह से बिल्कुल दाना दाना के रूप में रहता है, ये दाने दाने दाने, ये होता है आपका एल्युमिनियम जेल, सिलिका जेल, सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल होता है। याद रखिएगा ये क्या करता है, तो नमी अवशोषक है, नमी अधिशोषक है, ये खींच करके और नमी को क्या करता है, हटा देता है। तो स्टूडेंट्स इसको उतारो, फिर अगले बार स्टूडेंट्स, अब एक बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। जो विलयन होते हैं, उस विलयन से रंगीन जो पदार्थ होते हैं, उसमें रंगीन जो अशुद्धियां होती हैं, उसको हटाना है, रंगों को हटाना है। चलिए इसे समझते हैं। अब ये बहुत बेहतरीन और बहुत आसानी से समझेंगे, ये बिल्कुल आपके व्यवहार में है। आपने जूस के दुकान पर कभी जूस पिया, जूस का एक कलर होता है, चाहे किसी भी चीज का आप जूस ले लो, ग्लास में जब लोगे तो उसमें कलर रहता है। आपको गन्ना के बारे में आइए, गन्ना को एक ग्लास लीजिए, देखिए गन्ना मटमैला दिखाई देता है ना, और जितना छोड़ोगे उतना ही मटमैला होते जाएगा। मीठा देखिए, गुड़, वो उसका रंग भूरा होता है, लेकिन उसी गन्ना के रस से बना हुआ चीनी बिल्कुल सफेद होता है। आपने कभी सोचा ऐसा कि चीनी जो है वो सफेद है, वो व्हाइट कलर का है, लेकिन उसी उससे बना गुड़ वो भूरा कलर का हो गया या ब्लैक कलर का हो गया? ऐसा क्यों हुआ? जबकि हमने देखा है गन्ना के रस को कि वो वैसा नहीं होता, वो ब्लैक कलर होते जाता है। तो अब यहां पर समझना है कि जब गन्ना के रस में जो ब्लैकनेस आपको दिखाई देता है, एक्चुअली उसमें वो अशुद्धि मौजूद है। अगर उसको हटा दिया जाए उसमें से, तो बिल्कुल ये प्योर व्हाइट हो जाएगा। अब वो हटाते कैसे हैं, तो आपको याद रखना होगा। उसी तरह से किसी भी जूस में से अगर वो रंग हटा लीजिए, रंग को निकाल दीजिएगा तो व्हाइट कलर हो जाएगा। ये कपड़ा है, इसमें से कलर हटा लीजिएगा तो व्हाइट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। कुछ भी, ये बोर्ड है जो आपको दिख रहा है, जो कलर ब्लैक कलर, अगर इसमें से ब्लैकनेस हटा दीजिए तो व्हाइट हो जाएगा। तो आप रंग को हटा देते हैं, तो रंग कैसे हटाते हैं? तो जूस से, गन्ना के रस इत्यादि से रंग हटाने का बड़ा एक आसान सा तरीका है, वो है एनिमल चारकोल।
एनिमल चारकोल से आप पहले इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक पात्र है, इस पात्र में जूस रखा हुआ है, जूस है, ये, और इसमें रंगीन अशुद्धियां हैं, इसमें अशुद्धियां हैं और क्या है, तो वो रंगीन है। अब क्या करते हैं, इसी पात्र में आप डाल देते हैं। अब जरा देखिए क्या चीज, कैसे इन रंगीन अशुद्धियों को आप खींच लेते हैं। तो अब आप करते क्या है, इसमें डाल देते हैं एनिमल चारकोल। ये चारकोल है, और कैसा चारकोल है ये, एनिमल जंतु चारकोल कहलाता है, ये जानवर चारकोल, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल है। अब ये एनिमल चारकोल क्या किया कि इसमें जितनी भी कलरिंग, जो रंग उत्पन्न करने वाला पदार्थ था, उस सबको खींच करके चिपका दिया, रंग उत्पन्न करने वाला चिपक दिया। जब रंग उत्पन्न करने वाला कण चिपक गया, तब इसमें जो अब जूस बचा, ये तो रंगहीन हो गया ना, श्वेत हो गया। अब ये हो गया रंगहीन, क्योंकि इसमें का रंगीन पदार्थ कहां चिपक गया, जाके इस पे चिपक गया। तो इस तरह से याद रखिएगा कि विलयन से रंग हटाने के लिए एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है, और इसी वजह से आप गन्ना के रस को एनिमल चारकोल से होकर गुजार देते हैं, उसके रंग को खींच लेते हैं, इसीलिए जो चीनी बना, शुगर बना, वो व्हाइट कलर का हो गया, व्हाइट क्रिस्टल हो गया, जबकि गोंद कैसा रहा, तो भूरा ब्राउन रहा। तो याद रखना होगा आपको, विलयन से रंगों को अधिशोषित करने के लिए एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। याद हो गया स्टूडेंट्स, ये बात समझ गए, एकदम बहुत छोटी सी चीज है। आप तो वैसे भी कर सकते हैं कि कहीं पे आप किसी यहाँ पर अगर रंग भरा हुआ है, इसमें कपड़ा डाल देंगे तो कपड़ा भी रंग को खींच लेगा, लेकिन हमको कंप्लीट वहां से रंग हटाना है किसी सोल्यूशन से, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एनिमल चारकोल मिला देते हैं। एनिमल चारकोल क्या करता है कि कलरिंग जो मैटर होता है, रंग उत्पन्न करने वाले जो अशुद्धियां आपके लिए जो है वो हट जाता है, और आपका रंगहीन जो है द्रव प्राप्त होता है, जिससे आपको जो भी बनाना होता है आप बनाते हैं। स्टूडेंट्स आप उससे देखते हैं। अधिशोषण के तो बहुत सारे अनुप्रयोग है स्टूडेंट्स, लेकिन एक दो छोटा छोटा देखते हैं हम लोग। इंसिनरेशन ऑफ नोबल गैस, जो अक्रिय गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं, उसको आप पृथक भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। किस तरह से आप अलग करते हैं, तो देखिए आपने क्या किया, एक पात्र लिया, इस पात्र में आपने भर दिया नोबल गैसेस, नोबल गैस। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये नोबल गैस है, ए एंड बी है, ठीक है, या कोई भी नोबल गैस है यहां पर, और इसमें आपने डाल दिया अधिशोषक, ये अधिशोषक है। इसमें गैस ए है और गैस है बी, गैस बी। अगर मान लीजिए कि जो अधिशोषक है सेलेक्टिव रूप से अगर ए को अधिशोषित करे, ये नोबल गैस है मान लीजिए, तो जितने भी इसमें ए के कण होंगे वो आकर के इसमें चिपक जाएंगे। इसमें जो भी बी के कण मौजूद होगा, मान लीजिए कि जो बी के कण है, ये बी का कण है, उसी में रह जाएगा, तो ए के कण तो चिपक गए,
एक ही कण अधिशोषित हो गया। लेकिन बी का कण क्या हुआ, ये अधिशोषित नहीं हुआ। अब देखिए जब इसमें से दो कोई कण था ए और बी, गैस ए गैस बी, ए जाके चिपक गया, अब बी जो है उस पे जाके नहीं चिपका, तो आराम से उसमें बी रह गया। ए जो है आप उसे अधिशोषक जो पदार्थ हटा दिए, ये निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अधिशोषण की सहायता से आप क्या करते हैं, तो नोबेल गैस को भी आप अलग कर देते हैं, और इसके लिए आप एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल का उपयोग करते हैं। तो एक लाइन में लिखना चाहूंगा, एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल की सहायता से अक्रिय गैसों का पृथक्करण किया जाता है। नोट करिए स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं, इन क्यूरिंग डिजीज, रोगों के उपचार में क्या आपको अंदाजा है कि रोग के उपचार के लिए, इलाज के लिए भी आप अधिशोषण का प्रयोग करते हैं? तो आप ये जानिए, अनेक औषध ऐसे होते हैं जो एक बेहतरीन अधिशोषक का काम करते हैं। किसके लिए? तो बैक्टीरिया इत्यादि के लिए। तो अब सोचिए जरा, ये मान लीजिए कि एक इंसान है ये, और ये शरीर के विभिन्न हिस्से, मान लीजिए ये फेफड़ा ही है और यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने एक अधिशोषक लिया, आपने एक अधिशोषक खाया और अधिशोषक आया यहाँ। इस अधिशोषक की खास बात है स्टूडेंट्स कि अगर ये बैक्टीरिया को खींच खींच के चिपका दे, तो आप जानते हैं कि अधिशोषण में चिपकता है, कण वहीं पर चिपके रहता है। तो इस तरह से अधिशोषक ने क्या किया कि शरीर के जितने भी आपके विभिन्न जो हिस्सा था, मान लीजिए कि कहीं पर भी बैक्टीरिया अगर मौजूद है, कल्पना करिए कि यहाँ पर ये सब बैक्टीरिया मौजूद हैं, यहाँ पर एक अधिशोषक आया, इस अधिशोषक ने बैक्टीरिया के कणों को क्या किया, खींच लिया, खींच करके उसको मार डाला। यहाँ पर मान लीजिए कि एक अधिशोषक है, ये अधिशोषक का ये बैक्टीरिया है, ये खींच लिया और उस पर क्या किया, तो चिपका करके मार डाला। तो याद रखना है कि अनेक औषधियां कीटाणुओं को अपने सतह पर अधिशोषित करती हैं, वहां पर चिपकाती हैं और तब तक चिपका रखती हैं जब तक वो मर ना जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। अनेक औषध कीटाणु को अपने सतह पर अधिशोषित करती हैं। और उन्हें कीटाणुओं को और कीटाणुओं को मार देते हैं। और इस तरह से अधिशोषण की क्रिया से भी आप के शरीर के जो रोग होते हैं उसके उपचार में भी ये मदद करता है अधिशोषण। इसके अलावा स्टूडेंट्स अनेक अनुप्रयोग, मैंने शुरू में ही कहा, जैसे कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी अधिशोषण का होता है। पेंट जो उद्योग है पेंट, उसमें भी अधिशोषण का उपयोग होता है। इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे फेनोल्फान विधि, उसमें भी अधिशोषण के सिद्धांत का ही उपयोग होता है। इस तरह से आप देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी है, मतलब बहुत सारे इसके अनुप्रयोग हैं। लेकिन ये कुछ मुख्य अनुप्रयोग थे, हमने लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।